एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया है अबाउट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, राइट। तो अब और कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ फीचर, जैसे ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, और कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ कुछ चीज़ें बाहर से ली गई है, तो वो कौन सी चीज़ें हैं, राइट। ऐसा सब कुछ हमने डिस्कस किया पिछली वीडियो में। अब इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इंडिया जो है वो है फेडरल पॉलिटी विद ए यूनिटरी टिल्ट। अब ये फेडरल पॉलिटी विद यूनिटरी टिल्ट का क्या मतलब है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फेडरल पॉलिटी। फेडरल क्या होता है, फेडरेशन क्या होती है, एंड यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होती है, यूनिटरी क्या यूनियन क्या होता है। जो फेडरल होता है, फेडरल में पावर शेयरिंग होती है। यहाँ पे फेडरेशन जो होती है उसमें पावर शेयरिंग होती है। जैसे कि अगर सेंटर है तो सेंटर के साथ स्टेट भी होंगे पावर शेयर करने के लिए, ठीक है। सेंटर के साथ स्टेट गवर्नमेंट्स भी हैं पावर शेयर करने के लिए, तो वो होती है फेडरेशन। और यूनियन गवर्नमेंट होती है वो गवर्नमेंट जिसमें कि पावर शेयरिंग का कुछ रोल ही ना हो, कोई पावर शेयरिंग नहीं होती, सिर्फ एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है और वो टोटल राज करते हैं, तो वो यूनियन गवर्नमेंट होती है। अब ये यूनियन का एग्ज़ाम्पल दुनिया में है ब्रिटेन, और इसका फेडरेशन का एग्ज़ाम्पल है अपना यूएसए। और इंडिया जो है वो इन दोनों के बीच में लाई करता है, ना तो वो पूरी तरह फेडरेशन है, ना ही वो पूरी तरह यूनियन है। अब देखो, वो फेडरेशन, इसलिए इसके लिए एक टर्म यूज़ हुआ था क्वाज़ाई फेडरल, जो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि हम अब एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो ये क्वाज़ाई फेडरल था, है क्या? क्वाज़ाई फेडरल मतलब बीच का, ना तो पूरा यूनिटरी ना ही पूरा फेडरल, ठीक है। अब जो फेडरल पॉलिटी है कि हमारी फेडरल पॉलिटी वाले कौन से फीचर हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि यूनियन के साथ स्टेट गवर्नमेंट की जो सरकार होती है, एक तो यूनियन गवर्नमेंट होती है, एक स्टेट गवर्नमेंट भी होती है। पावर जो है वो डिवाइडेड है यूनियन और स्टेट के बीच में, एक तो ये हो गया। दूसरा, जो यूनियन गवर्नमेंट होती है उसके पास जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं, उन्होंने क्या किया था, जितने भी फाइनेंशियल, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव वर्क हैं उसको डिवाइड कर दिया कि कौन कौन सी चीज़ स्टेट करेंगे और कौन सी चीज़ सेंटर करेगा, ठीक है। तो कुछ चीज़ें ऐसी है जिस पे सिर्फ सेंटर ही काम कर सकता है, सेंटर ही लॉ बना सकता है, उसको बोलते हैं यूनियन लिस्ट, ठीक है। फिर कुछ ऐसी लिस्ट है एक ऐसी लिस्ट है जिसके अंदर सिर्फ स्टेट ही लॉ बना सकता है, तो उसको बोलते हैं हम स्टेट लिस्ट। तीसरी है कॉन्करेंट लिस्ट, जिसके अंदर स्टेट और पार्लियामेंट दोनों मिल के लॉ बना सकते हैं, राइट। तो उसको हम कॉन्करेंट लिस्ट बोलते हैं। अच्छा, एक केस है कि अगर मान लीजिए कॉन्करेंट लिस्ट पे सेंटर और स्टेट दोनों की सेंटर और स्टेट मान लो दोनों ने लॉ बना दिए और दोनों के लॉ कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, तो किसका लॉ माना जाएगा, सेंटर का माना जाएगा, स्टेट का माना जाएगा? तो ऐसे में एक डॉक्ट्राइन आती है, उस डॉक्ट्राइन का नाम है डॉक्ट्राइन ऑफ फेडरल सुप्रीमेसी। जिसके अंडर जो फेडरेशन ने, मतलब जो यूनियन गवर्नमेंट ने लॉ बनाया होगा, वो ही माना जाएगा, और जो स्टेट ने लॉ बनाया होगा उसको वो ख़त्म हो जाएगा। अगर ऐसा कभी कन्फ्रंटेशन आता है जिसमें कि सेंटर और स्टेट दोनों ने लॉ बनाए हैं, तो किसका लॉ जीतेगा? तब यूनियन का लॉ जीतेगा, ठीक है। अब एक और फिर ये एक और फेडरेशन के और क्या फ़ीचर है इसके अंदर, हमारे पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ें अच्छे से स्पेसिफाई की गई है कि सेंटर क्या कर सकता है और स्टेट क्या कर सकता है, तो अच्छे से वो स्पेसिफाई किया गया है। इसलिए एक तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हर फेडरेशन का मतलब सोल होता है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें लिखा गया है कि कौन सी पावर किसके पास है, ठीक है। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। दूसरा, अगर किसी फेडरल फीचर को चेंज करना है, कोई फेडरल फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन में, अगर उसको चेंज करना है तो उसको चेंज करना ईजी नहीं है, स्टेट्स की रजामंदी भी चाहिए होगी, और जो कि बहुत डिफ़िकल्ट होती है लाने में, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा रिजिड भी है कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल मामलों में, ठीक है। फिर इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। मान लो स्टेट और यूनियन के बीच में झगड़ा हो जाता है, तो या स्टेट के बीच में झगड़ा हो जाता है, कुछ भी हो, तो एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी है जो कि फ़ैसला सुना सकती है या तो स्टेट के पक्ष में या सेंटर के पक्ष में। कि ऐसा नहीं होगा कि पक्षपात होगा कि सेंटर ही सबसे बड़ा है तो सेंटर के पक्ष में, नहीं, स्टेट भी जीत सकता है, क्योंकि
हमने फेडरल पॉलिटी को भी एक्वायर किया है। अब कौन सी चीज़ें हैं जिससे हम एक यूनिटरी फीचर लेके आते हैं कि इंडिया तो एक यूनियन है, कि यूनियन गवर्नमेंट की ही चलती है ज़्यादा। वो कौन सा फीचर है? सबसे पहला फीचर है उसमें कि सिंगल सिटीज़नशिप है। इंडिया में डबल सिटीज़नशिप नहीं है कि एक हरियाणा का बंदा है तो उसके पास हरियाणा की सिटीज़नशिप हुई और दूसरी इंडिया की सिटीज़नशिप हुई, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ सिंगल सिटीज़नशिप है, ठीक है। और दूसरा, जो नेशनल इमरजेंसी है या फिर स्टेट इमरजेंसी जो है वो लगाई जा सकती है, वो लगाई जा सकती है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो वो स्टेट गवर्नमेंट को हटा सकते हैं इमरजेंसी लगा के, है ना। तो उस टाइम पे जो पूरी देश की गवर्नमेंट है वो यूनियन की तरह काम करेगी। तो एक ये भी फीचर है जो कि इसको एक यूनियन टिल्ट देता है कि भैया कि हमारा सिस्टम यूनिटरी भी है, ये भी मान सकते हैं। अच्छा, रिजिड एज वेल एज, नेक्स्ट फीचर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो है रिजिड एज वेल एज फ्लेक्सिबल। रिजिड, देखो अभी हमने बात करी थी, रिजिड मतलब जिसको डिफ़िकल्ट है चेंज करना। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा अगर डिफ़िकल्ट है चेंज करना तो उसको हम बोलेंगे कि ये रिजिड है। अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आसानी से चेंज हो सकता है तो हम उसको बोलेंगे फ्लेक्सिबल है। अब यहाँ पे लिखा है रिजिड एज वेल एज फ्लेक्सिबल, मतलब रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है, दोनों चीज़ें हैं। अब ऐसे कौन से फीचर है जिसकी वजह से ये रिजिड है? देखो, ऐसे फीचर्स हैं कि जैसे कि मान लीजिए कोई कोई ऐसा मुद्दा है जिसमें कि स्टेट्स की भी कोई स्टेक है, स्टेट्स का भी कुछ लेना देना है, मान लो ऐसा कोई मुद्दा है, ठीक है। तो उसको चेंज करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। उसको चेंज करने के लिए एक तो स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है ये भी हम समझेंगे, बट अभी के लिए इतना ही जान लीजिए कि अगर कोई मुद्दा स्टेट से रिलेट करता है तो पहले तो स्पेशल मेजॉरिटी होनी चाहिए, ठीक है। और उसको चेंज करने के लिए, और स्टेट्स गवर्नमेंट जो है, हाफ ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट वो भी उसे पास करें, ये भी प्रावधान है, ठीक है। तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है कि सारे स्टेट्स मानेंगे कि नहीं मानेंगे, स्पेशल मेजॉरिटी आएगी नहीं आएगी। तो जो फेडरल फीचर है उसको चेंज करना बहुत डिफ़िकल्ट है। अच्छा, अब जो फ्लेक्सिबल कैसे है? फ्लेक्सिबल ऐसे है कि कुछ चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में एकदम से चेंज की जा सकते हैं यूनियन पार्लियामेंट की मर्ज़ी पे। यूनियन पार्लियामेंट की मर्ज़ी से एकदम से चेंज की जा सकती है, जैसे कि किसी स्टेट का नाम है या किसी स्टेट की बाउंड्रीज़ है या किसी स्टेट को बनाना है या तोड़ना है, ये सब कुछ सिंपल मेजॉरिटी के साथ किया जा सकता है। इसमें किसी स्टेट का कुछ लेना देना है नहीं। इनफैक्ट जिस स्टेट को हम बना रहे हैं, तोड़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसका भी इसमें कुछ लेना देना नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह से फ्लेक्सिबल भी है। तो कुछ प्रोविज़न ऐसे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जिसमें सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दिया जाता है, और कुछ प्रोविज़न ऐसे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जिसमें स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, वेलफेयर स्टेट। अब वेलफेयर स्टेट क्या होता है? वेलफेयर स्टेट वो स्टेट होता है जो अपनी जनता की वेलबींग की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले, कि हमारे देश की जनता का सोशल इकोनॉमिक बेनिफिट हो, वो उसकी ज़िम्मेदारी अपने ऊपर लें, कि हमारे देश की जनता का वेलफेयर हो, भला हो, उसकी ज़िम्मेदारी वो अपने ऊपर ले ले। देखो, जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस टाइम हमारी कंट्री बिल्कुल पॉवरिश स्टेट में थी, बिल्कुल पुअर थे हम लोग, है ना। हमारे पास ज़्यादा कोई रिसोर्सेज नहीं थे, कुछ नहीं था। दूसरा, जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ थी वो भी इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं थी कि हम मान लेते कि टोटल कि भैया मार्केट के अकॉर्डिंग हम चल ले, ठीक है, ऐसा भी नहीं हो सकता था। क्योंकि जो मार्केट है वो उस टाइम आइडियल नहीं थी, ये सब चीज़ें करने के लिए मार्केट उस टाइम आइडियल नहीं थी, ठीक है। तो इसलिए हम नहीं कर सकते थे कि मार्केट के भरोसे छोड़ दिया जाए देश के लोगों को, या कुछ ऐसा कुछ नहीं कर सकते थे। तो देश के लोगों की ज़िम्मेदारी किसने उठाई? सरकार ने सोचा कि हमें ही अपने देश के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया वाज इम्पावरिश्ड कंट्री, देयर वाज लार्ज स्केल ऑफ पॉवर्टी एंड डिप्राइवेशन।
Historically, inherited social division marked the society. Since markets were not very developed and many were outside the economic system, government took upon itself the responsibility to provide welfare to the vast majority of vulnerable people. क्योंकि मार्केट सिस्टम में डेवलप नहीं था, ना ही लोग इतने सक्षम थे कि इतने अच्छे स्टेट में हो कि सरकार उन्हें छोड़ दे और वो चलते रहे, नहीं, ऐसा हो नहीं सकता था, तो सरकार को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ी। और ये दिखता कहाँ से है कि हमारा स्टेट वेलफेयर स्टेट है। वेलफेयर स्टेट हमारा दिखता है कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रीएम्बल है, प्रीएम्बल में 42nd अमेंडमेंट से एक शब्द डाला जिसका जो है सोशलिज्म। ठीक है, सोशलिज्म शब्द इंट्रोड्यूस किया हमने अपने प्रीएम्बल में। सोशलिज्म का मतलब होता है इनइक्वालिटी को कम करना, जो सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है समाज में उसको कम करना। जो मतलब अमीर और गरीब का, हैव्स एंड हैव नॉट्स का जो एक बन गया है ना कि एक साइड अमीर एक साइड गरीब, भारत वर्सेस इंडिया, तो वो वाला डिलेमा ख़त्म करना कि तो उनके बीच की इनइक्वालिटी को कम करना। जैसे कि मान लो कोई पुअर है, उसके पास काम नहीं है, तो सरकार क्या करेगी, उसको काम प्रोवाइड करवाएगी। जैसे कि नरेगा एमजी नरेगा जो है ना स्कीम, उसमें ये एक वेलफेयर स्टेट है, इसलिए ही वो ऐसी स्कीम बनाई गई है। जैसे कि गरीब लोग हैं, खाना अफोर्ड नहीं कर सकते या बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, तो वो मिड डे मील स्कीम देंगे, है ना। ऐसे स्कीम है, नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम है। तो ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक वेलफेयर स्टेट की का सूचक है कि हाँ, कि हमारा स्टेट एक वेलफेयर स्टेट है, क्योंकि हम गरीब और अमीर के बीच की दूरी को कम कर रहे हैं थ्रू गवर्नमेंट एक्शन। गवर्नमेंट प्रोवाइडेड एक्शन के साथ हम ऐसा कर रहे हैं। गवर्नमेंट कुछ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करती है। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन मतलब जिसको ज़रूरत है उसको हेल्प करती है। जैसे गरीबों को ज़रूरत है, अमीरों को थोड़ी ज़रूरत है मिड डे मील स्कीम की। तो ये ऐसे अफर्मेटिव एक्शन, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसा नहीं है कि बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ, क्योंकि बेटा तो बचा ही रहता है, बेटा पढ़ता भी रहता है। बेटी को ज़रूरत है डिस्क्रिमिनेशन की, कि बेटी के पक्ष में डिस्क्रिमिनेशन हो, कि उसको थोड़ा सा सपोर्ट मिले, एक्स्ट्रा सपोर्ट मिले, है ना। तो ऐसे। अच्छा, फंडामेंटल राइट्स, तो जो एज द हॉलमार्क ऑफ डेमोक्रेसी दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश, फंडामेंटल राइट्स आर प्रोवाइडेड इन पार्ट 3 टू द सिटीजन। जो फंडामेंटल राइट है वो किसी भी डेमोक्रेसी के बेसिक होते हैं। डेमोक्रेसी बेसिकली बनी इसी पे होती है कि जो सिटीज़न है उनके पास राइट्स हैं। ठीक है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी पार्ट हैं, बहुत 22 पार्ट्स है कॉन्स्टिट्यूशन में। उसमें से एक पार्ट है पार्ट नंबर 3। उस पार्ट 3 में ये फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। हमारे पास जो फंडामेंटल राइट होते हैं बेसिकली वो इतने इम्पॉर्टेंट होते हैं कि उनके रक्षा के लिए हम डायरेक्टली वहाँ जा सकते हैं, कि सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, अब ये कौन से हैं फंडामेंटल राइट्स। अच्छा, फंडामेंटल राइट और नॉर्मल राइट, इनके बीच में डिफरेंस होता है। फंडामेंटल राइट तो स्पेशली पार्ट 3 में ही मेंशन्ड है और उनकी रक्षा के लिए हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन जो दूसरे नॉर्मल राइट होते हैं उनकी रक्षा के लिए हम ऐसे डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। ठीक है, तो ये उनके बीच में डिफरेंस होता है। अब फंडामेंटल राइट्स कौन से हैं। फंडामेंटल फर्स्ट तो है राइट टू, ये सारे एक्चुअली हम पार्ट 3 को ही पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है कि राइट टू इक्वालिटी है एक तो। ठीक है, दूसरा है राइट टू फ्रीडम। तीसरा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। अच्छा, इसमें एक और राइट था जो कहलाता था राइट टू प्रॉपर्टी, लेकिन बहुत सारे विवाद हुए जिसकी वजह से राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया और उसको एक नॉर्मल राइट बना दिया गया अंडर 300A। ठीक है, तो ये सब भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और फीचर डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आर्टिकल नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।